हेलो स्टूडेंट, जैसे घर बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कोई फूड बनाना होता है तो आपको डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ रही होती है। वैसे ही जब लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी को बनानी होती है तो उससे भी डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है। उन सभी के सभी केमिकल को हम ब्रॉडली बायोमोलिक्यूल के नाम से जान रहे होते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रहा कर रहे होते हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर देने में हेल्प किया कर रहे होते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल की हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आपको ध्यान रखना होता है कि हमारे बॉडी को भी वही केमिकल्स बना रहे होते हैं जो केमिकल हमारे इस अर्थ को, हमारे इस एनवायरनमेंट को और हमारे आसपास की चीज़ों को बनाए हुए हैं। हर एक लिविंग इंडिविजुअल में ये केमिकल सेम होते, कहीं पर कुछ चीज ज्यादा होती तो दूसरी चीज कम होती है। जैसे जब आप अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे होते हो तो उसको बनाने के लिए आपको कार्बन की जरूरत पड़ती, सिलिकॉन की जरूरत पड़ती, कोबाल्ट की और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह लिविंग इंडिविजुअल की भी बॉडी की बात करो तो हमारे भी बॉडी में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और डिफरेंट टाइप के अदर मिनरल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है। तो जब कहीं पर भी हमें केमिकल टूल्स की एनालिसिस करनी होती है तो उस दौरान हमें एक लिविंग टिश्यू चाहिए होता है। हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं और लिविंग टिश्यू को सबसे पहले उस फ्लैश को निकाल देते हैं। फ्लैश को निकालने के बाद से फ्लैश को लैब के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ एक एसिड मिलाया जाता है जिसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कहा कर रहे होते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर हम मांस को ग्राइंड करके पूरा का पूरा मिक्सअप बना करके उसका एकदम स्लरी बना लेंगे, पेस्ट बना लिया कर रहे होते हैं। और उस पेस्ट को ले जा करके हम चीज पेपर के मदद से छाना किया कर रहे होते हैं। जब चीज पेपर से उसे गुजारेंगे तो कुछ चीजें चीज पेपर के ऊपर रह जाती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं एसिड में घुल जाने वाली वो चीज पेपर के नीचे होते हुए बीकर में मिल रही होती है। तो जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर मिलती है उसे हम बोल रहे होते हैं कि वो एक तरीके का सुपरनेंट है, बचा हुआ पार्ट है। लेकिन जो नीचे मिलती है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। मतलब जो एसिड में घुल गया वो नीचे मिलने वाला है, जो एसिड में नहीं घुला वो ऊपर मिलने वाला है। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करो या बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करो जो ऊपर मिल रहे हैं, उनका साइज जो होता है 1000 डाल्टन से ऊपर रहा कर रहा होता है। इसीलिए हम उसे बायोलॉजी में मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। लेकिन जो चीजें फिल्टर पेपर से पार होकर के नीचे चली जा रही हैं उनका साइज 1000 डाल्टन से कम होता है और बेसिकली उसके अंदर हमें एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन के नाम से जान रहे होते हैं। एसिड में घुलने वाली हर एक चीज हमें फिल्ट्रेट के फॉर्म में मिल रही होती है। जब केमिकल एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि इसमें भी लार्ज अमाउंट में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स रहा कर रहे होते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली। जैसे कि उस वहाँ पर हमें फॉस्फेट देखने को मिलता है, सल्फेट, नाइट्रेट, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और डिफरेंट टाइप के अदर मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा होता है कि जो लिपिड होता है, लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल। तो याद रखना होता है लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से ऊपर नहीं होता। जब 800 डाल्टन से ऊपर नहीं है तो हमेशा ही माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। लेकिन उसका जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा ही एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन के अंदर देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि वो क्या करता है उस सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट किया कर रहा होता है। तो ये बात आपको सुपरफिशियली ध्यान रखनी होती है। एक एक करके हम सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का स्टार्टिंग हुआ कर रहा होता है वो कार्बोहाइड्रेट से हुआ कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट उन सभी तरीके के केमिकल्स को बोलते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n और ON हुआ कर रहा होता है। जनरली ये केमिकल नेचर देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल हुआ कर रहे होते हैं जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को बनाते हैं जो हमारे सेल के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बात किया जाए तो बेसिकली एल्कोहलिक कंपाउंड्स रहा कर रहे होते हैं और यदि सिंपल फॉर्म में होते तो शुगर और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते तो उन्हें हम सैकेराइड नाम से जान रहे होते हैं। शुगर की बात करें तो शुगर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ही CnH2n ON के कंपोजिशन में पाए जाते हैं और वो स्वीटनेस नेचर के पाए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हायर ग्रुप में जाते ये सेकेराइड आपस में जुड़ करके जब पॉलीसेकेराइड बना दिया कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है और केमिकल नेचर भी चेंज हो जाया कर रहा होता है।
तो सिंपल शुगर के एग्जांपल्स के फॉर्म में बात करें तो वहां पर यदि शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर के अंदर यदि आपने कार्बन का नंबर 2 ले रखा है तो उसे डायोज शुगर कहोगे, 3 ले रखा है तो उसे ट्रायोज शुगर, कार्बन का नंबर 4 ले लिया तो टेट्रोज, 5 कार्बन पर पेंटोज कहते हैं। पेंटोज का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। CnH2n के फॉर्मूला में यदि 5 रख दिया तो C5H10O5 फॉर्मूला आ रहा होता है और इसका एग्जाम्पल राइबोज कहा जा रहा होता है। वही राइबोज शुगर जो DNA और RNA को बनाने में हेल्प कर रहा होता है। आगे चल करके यदि कार्बन के नंबर को 6 रख दिया तो उस तरीके के शुगर को हेक्सोज शुगर कहते हो और इसका एग्जाम्पल बेसिकली हमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज के फॉर्म में देखने को मिल रहे होते हैं। आगे चल करके हेप्टोज शुगर भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड से, 2 मोनोसेकेराइड साथ में आ जाते तो उस केस में हम उसे डाइसेकेराइड कहना शुरू कर देते हैं। और डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल यदि 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ रहा है तो उससे मल्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ रहा है तो उससे हमेशा लैक्टोज शुगर बनती। और कहीं पर यदि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में जुड़ जा रहा है तो उससे सुक्रोज नाम की डाइसेकेराइड बना कर रही होती है। ओलिगोसेकेराइड वर्ड भी आप सुन रहे होते हो दोस्तों, तो वहां पर शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर हमेशा 3 से लेकर के 10 के बीच में रहा कर रहा होता है। और वहीं पर 10 से ज्यादा यदि सेकेराइड मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहा कर रहे होते हैं। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करो तो उसके अंदर हमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, डिफरेंट टाइप के अदर सब्सटेंसेस, मॉडिफाइड शुगर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि इसमें रेड्यूसिंग शुगर कौन कौन है। जनरली जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो रेड्यूसिंग शुगर हुआ कर रहे होते हैं, मतलब वो फेलिंग सॉल्यूशन और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ अपने रिएक्शन को शो कर दिया कर रहे होते हैं। लेकिन डाइसेकेराइड में एक्सेप्शन हुआ करता है सुक्रोज, उसे छोड़ करके बाकी सभी के सभी डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड नॉन रेड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आया कर रहे होते हैं। एक बात और ध्यान रखनी होती है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यदि फॉर्मेशन कहीं पर भी हो रहा है तो वहां पर वाटर का रिमूवल हमें देखने को मिल रहा होता है। अगले कंपोनेंट जो हमारे बॉडी को बनाने वाले होते हैं उन्हें प्रोटीन के नाम से जान रहे होते हैं। प्रोटीन भी एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्रोटीन को बनाने वाले स्ट्रक्चरल यूनिट को हम अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। अमीनो एसिड की बात करें तो जैसे आप मेथेन पढ़ते हो, मेथेन का फॉर्मूला CH4 रहा कर रहा होता है। तो मेथेन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप के द्वारा चेंज किया जा रहा होता है। मेथेन के एक हाइड्रोजन को हम अमीनो ग्रुप के द्वारा हटा देते, दूसरे हाइड्रोजन को हम COH ग्रुप के द्वारा, तीसरे ग्रुप को हाइड्रोजन के फॉर्म में रहने देते और चौथे ग्रुप को हम वेरिएबल ग्रुप बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स देखने को मिल रहे होते हैं। अमीनो एसिड की बात करें तो वेरिएबल ग्रुप वेरी करते हुए चला जा रहा होता है। सबसे छोटा अमीनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है और ग्लाइसिन में जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में पाया जा रहा होता है। उसके बाद से एलेनिन हुआ कर रहा होता है, तो वेरिएबल ग्रुप R जो होता है वो CH3 के फॉर्म में रहा करता है। इसके अलावा जब अगला ग्रुप आप पढ़ते हो सेरीन, तो सेरीन के अंदर ये अल्कोहल के फॉर्म में CH2OH के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा अदर तरीके के वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर यदि बेसिडिक नेचर आ जा रहा है तो उससे बेसिक अमीनो एसिड, उसके जगह पर कोई एसिडिक ग्रुप आ जा रहा है तो उससे एसिटिक अमीनो एसिड, और वेरिएबल ग्रुप में यदि एरोमेटिक कार्बन आ जा रहा है तो उससे हमें एरोमेटिक अमीनो एसिड के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक अमीनो एसिड 3 हमें देखने को मिलते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। इसी तरह एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हुआ कर रहा होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर न्यूट्रल अमीनो एसिड तो हमेशा वैलिन रहा करता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें तो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करें तो मेथियोनिन और सिस्टीन के अंदर हमें सल्फर देखने को मिल रहा होता है। जनरली अमीनो एसिड जब साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे होते हैं तो NH2 का NH2 जो होता है COOH के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव में बदल जाता और COH नेगेटिव में बदल जाता। तो इस तरीके के चार्ज कंटेनिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हम ज्विटर आयन के नाम से जान रहे होते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जब जुड़ता है तो एक का COH ग्रुप दूसरे का NH2 ग्रुप से जुड़ रहा होता है, जिसके वजह से वाटर का रिमूवल होता और वहां पर CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ करता है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जान रहे होते हैं।
जब ढेर सारे ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड और वही आगे चल करके हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोटीन के नाम से जाना जा रहा होता है। प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को हम बेसिकली ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के द्वारा जेनेटिक्स टॉपिक के अंदर समझ रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा जीन इनकोडेड इन्फॉर्मेशन रहा करता है, जीन एक्सप्रेशन का कोर्स देखने को मिल रहा होता है। अगले कंपोनेंट की बात करें तो लिपिड रहा कर रहे होते हैं। लिपिड जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हमें फैटी एसिड और डिफरेंट टाइप के मॉडिफाइड लिपिड्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। फैटी एसिड्स की बात करें तो वहाँ पर कार्बन का नंबर 17 से लेकर के और उससे ज़्यादा पाया जा रहा होता है, और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो ये कार्बन की रिंग होती है, कार्बन का सीधे सीधे चयन होता है, वो COH एसिड के द्वारा चेंज हुआ कर रहा होता है। जनरली हमें CH3 यही सारे बॉन्ड आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। फैटी एसिड की बात करो तो फैटी एसिड क्या, एक एसिड पढ़ा रहा होता हूँ मैं, दो तरीके के फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। जब केवल और केवल हमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन वहीं पर यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या रिंग का फॉर्मेशन कहीं पर भी किसी फैटी एसिड के अंदर हो जा रहा है तो उसे हम अनसेचुरेटेड कहा कर रहे होते हैं। तो आप ऑयल और घी की बात करो तो घी जो होता है वो सेचुरेटेड अमीनो एसिड, वहीं ऑयल जो होता है अनसेचुरेटेड अमीनो एसिड है, क्योंकि उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसी के वजह से सेचुरेशन के केस में जो घी होता है वो ठंडे टाइम पर जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है बाहर का तो घी जो होता है वो हमेशा ही जम जाया कर रहा होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाया कर रहा होता है। लेकिन जब ऑयल है, ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर अनसेचुरेशन होने की वजह से वो हमेशा ही उसके मॉलिक्यूल को क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते और वो हमेशा ही सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं जाता, हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में पड़ा रह रहा होता है। अगला जो हमारा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है उसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जान रहे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, DNA और RNA नाम से जाने जा रहे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला हुआ करता है बेस, दूसरा शुगर, तीसरा फॉस्फेट, BSP की ज़रूरत पड़ रही होती है। बेस का पूरा नाम नाइट्रोजिनस बेस हुआ कर रहा होता है, और शुगर जो होता है यहाँ पर वही 5 कार्बन का शुगर हमें देखने को मिल रहा होता है, और तीसरा ग्रुप हमेशा फॉस्फेट रहा कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर देने में हेल्प कर रहे होते हैं। आगे के टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को अगले वीडियो में डिस्कस करें।